एज अ जनरल रूल पहले 5 से 7 दिन जो है वो वायरल फेज को कहते हैं। उसके अंदर जो वायरस को मेजर करने के लिए तो कोई ऐसा एक्यूरेट नहीं है कि वायरल लोड, पर आरटी-पीसीआर टेस्ट से ही शुरुआत में आपको पता लग जाता है कि आपका वायरल लोड कितना है। जैसे आपका जो सीटी स्कोर होता है उसके अंदर उससे पता लग जाता है कि ये माइल्ड है कि सीवियर है कि मॉडरेट है। तो एक चीज इसको शुरुआत से ध्यान में रखनी है कि कितना स्कोर आया था। दूसरा, जो वायरल फेज है उसके अंदर अगर जो फीवर हाई है, ऐसा लग रहा है कि कॉफ और वो ज्यादा है, तो उसके लिए जो एंटीवायरल ड्रग्स यूज करी गई हैं जैसे फेविप्रू है या रेमडेसिविर है, वो सिलेक्टेड केसेस में डॉक्टर की निगरानी में और उनकी जजमेंट को लेते हुए उसको उस पीरियड में यूज किया जा सकता है टू डिक्रीज द वायरल लोड। एक बात जो स्पष्ट है हम सबको कि इसके ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है कि कितना इफेक्टिव है, और इसीलिए मैं इस टाइम बताना चाहूंगा कि अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर जिसके अंदर लगता है कि वायरल लोड हाई था, इंटेंस इफेक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर, तो उसमें ये फेविप्रू और रेमडेसिविर ने कुछ फायदा दिखाया है। लोगों के दिल में क्योंकि भय होता है, ये बैठ गया है कि रेमडेसिविर कोई रामबाण है। ये सच नहीं है। रेमडेसिविर का जो यूज है वो अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर जुडिशियसली यूज किया जाए। जिस एरिया में हम सोचते हैं कि ये रिएक्शन वायरस का लोड बहुत ज्यादा है, उसको कम करने की कोशिश करी जा सकती है। और जो भी स्टडीज हुई हैं उन्होंने ये दिखाया है कि रेमडेसिविर जब सूटेबल केसेस में यूज करी गई, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन का जो दौरान है वो कुछ दिन कम हो सकता है। मौत के ऊपर या मोर्टेलिटी जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पाया गया। तो इसीलिए ये मेंटली आपको पता होना चाहिए कि ये मत करें कि जल्दी जल्दी भाग के मार्केट से रेमडेसिविर जहां मिल रहा है वहां से लेके घर पे रख लेंगे, मुझे जरूरत पड़ेगी। इतने लोगों को नहीं पड़ेगी और जिनको जरूरत होगी उनको नहीं उपलब्ध होगी। तो इसीलिए ये मैं एक चेतावनी देना चाहता था कि ये नहीं कि जरूरी हर एक को रेमडेसिविर लेनी है। दूसरा ये होता है कि जब पैच देखा गया स्टडीज में कि लंग्स के ऊपर सिग्निफिकेंट पैचेस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, तो उसी टाइम एक सेकंड इंडिकेशन होता है कि रेमडेसिविर हेल्प कर सकती है। उस विंडो के बाहर जब 7 दिन 8 दिन के बाद साइटोकाइन फेज शुरू होता है, उस फेज में रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं है। उस टाइम हम जो स्टेरॉइड्स और एंटी कोएगुलेंट्स हैं जैसे डिस्क्राइब किया गया ऑलरेडी, उनका रोल शुरू होता है। उसके बाद ये भी देखा गया है कि एक पब्लिक में ये भी नॉलेज है और हमने ही काफी बड़ी स्टडी करी थी टोसिजुमैब के ऊपर, कि एक फेज ऐसा आता है कि जब कोई और ये एक चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये डॉक्टर जो नॉलेजेबल है उसकी ओपिनियन से ही टोसिजुमैब कई बार एंड स्टेज पे जब साइटोकाइन स्टॉर्म बहुत इंटेंस लग रहा है, और सब में नहीं क्योंकि मोस्टली स्टेरॉइड से कंट्रोल हो जाता है, उनके लिए हम जुडिशियसली टोसिजुमैब यूज करते हैं। टोसिजुमैब का, और ये मैं वार्निंग भी दे दूं कि टोसिजुमैब हर को बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर, इसको किसी गलती से यूज किया गया तो वो एक तो साइटोकाइन सप्रेस करेगा, पर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगी, वो भी बहुत कठिन हो सकती है पेशेंट के लिए। इसीलिए ये तो आपका हो गया जो सीक्वेंस ऑफ कौन सी ड्रग्स किस पीरियड में यूज करनी है, और टोसिजुमैब को तो बिल्कुल भी इंडिविजुअली आप हाथ मत लगाएं। हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए, सिर्फ हॉस्पिटल्स में देनी है। इसकी सप्लाई भी क्योंकि लोगों ने कॉर्नर करके होर्डिंग शुरू कर दी और ब्लैक मार्केट शुरू हो गई, तो इससे बहुत नुकसान हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने विजडम में इसको कंट्रोल में ले लिया है और एलोकेशन हो गई है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, और एक कमिटीज बन गई है जिससे ये पता लगे कि कौन सा पेशेंट है, क्योंकि ये एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सा पेशेंट है
जिसको फायदा हो सकता है। अगर जो ऐसा हम फॉलो करेंगे तो आज के दिन हिंदुस्तान में हमारी अंडरस्टैंडिंग, डॉक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग, तो प्रोटोकॉल जो बन गई है आईसीएमआर की, एडवाइजरीज भी आ गई है आईसीएमआर की, हेल्थ मिनिस्ट्री की, कि किस सीक्वेंस में क्या फायदेमंद है। इसीलिए हमें सबको यही फॉलो करना है जो हमारे लिए, डॉक्टरों के लिए जो जजमेंट का कॉल है वो जजमेंट हम लें। और जैसे जैसे ये देखा गया कि ये डिजीज को बढ़ती जा रही है, 95% पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे आज नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन थेरेपी जो हम हाई फ्लो कैनुलर से करते हैं उससे बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं।